हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आई बिलीव आपका ट्रेडिंग कैरियर बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड यू गाइस मस्ट बी गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो प्लीज यूज द कमेंट ऑप्शन और डू लेट अस नो कि कैसा चल रहा है और क्या ओपिनियन है आपको। एंड डू लेट अस नो कि फर्स्ट डीमैट का लर्निंग प्लेटफॉर्म का कितना एडवांटेज आपको मिल रहा है अपने ट्रेडिंग कैरियर लाइफ में। तो आज इस सेशन में मैं आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें से बहुत सारी चीजों आपको लगभग पता होगी या आपको ऐसा लगता होगा कि आपको पता है करके। तो उसको री करेंगे, उसके बारे में और बात करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी फंड, है ना। ये जो कैपिटल की बात करते हैं, चाहे कोई आदमी हो या कोई भारत सरकार हो या कोई कंपनी हो, वो इस कैपिटल को कैसे रेस करते हैं सर? वो इस कैपिटल को दो तरीके से रेस कर सकते हैं। या तो वो इक्विटी से रेस करेंगे सर, या वो डेट से रेस करेंगे। सो इट डजेंट मैटर, आइदर इट इज एन इंडिविजुअल और ए फर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेन एवर दे आर लुकिंग फॉर ए फंड, है ना। जब भी उनको पैसे की जरूरत है, चाहे कोई इंसान हो या भारत सरकार हो या कोई कंपनी हो, जब भी उनको पैसे की जरूरत होगी, दे विल रेज फंड। वो पैसे मार्केट से कैसे उठाएंगे? वो दो तरीके से उठा सकते हैं, या तो इक्विटी से या तो डेट से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब भी मैं डेट की बात करता हूँ, डेट का मतलब होता है बोरोइंग। डेट का मतलब होता है आप मार्केट से पैसे उठा रहे हो, उधार पे आप मार्केट से पैसे उठा रहे हो। तो जब भी आप मार्केट से पैसे उधार पे उठा रहे हो, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ रहा है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ रहा है कि चाहे कल को आपको फायदा हो या नुकसान हो, उस डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है सर, है ना। तो कृपया करके ये बात को तो ध्यान से सुने कि जब भी आप डेट की बात करते हैं, या अगर आप किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो या किसी कंपनी में आप निवेश करने को सोच रहे हो, और अगर आप उस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देख रहे हो, अगर वो रिजनेबली हायर फिगर पे है, तो आपको थोड़ा फिर से रिकंसिडर करना है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। ठीक है। तो जब भी हम डेट की बात करते हैं, डेट में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, आपको ये बात समझना है। और आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है ना। आजा माजा से टकली, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आप डेट की बात करते हो, डेट में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, है ना। जब भी डेट के द्वारा अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अगर मार्केट से पैसे उठाते हैं, दे आर ऑब्लाइज्ड, है ना। उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उस डेट के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करे सर, है ना। तो आपको ये बात समझनी है करके, क्लियर है यहाँ तक? डेट के ऊपर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। और डेट जब भी इशू होता है, आपको ये बात समझनी है कि डेट हमेशा एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इशू होता है। अगर आपका डेट इंस्ट्रूमेंट की लाइफ 1 साल से कम है, तो उसको शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, है ना। वही अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो उसको लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको दोबारा आपको बताऊं? क्या मैं इसको लिख के बताऊं? ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? अगर मैं लिख के बताऊं आपको, मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके लिए क्या मैं थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो स्विच ऑफ कर सकता हूँ? आई होप यू गाइस डोंट माइंड इफ आई स्विच ऑफ माई वीडियो, है ना। है ना। तो क्लियर है, चलिए। तो मैं थोड़ा इसको अपना वीडियो स्विच ऑफ करता हूँ और मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, तो ये कैपिटल आप दो तरीके से रेज कर सकते हैं। या तो आपका डेट होगा, या तो आपकी इक्विटी होगी, है ना। या तो आपका डेट होगा, या तो आपकी इक्विटी होगी, है ना। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डेट, जब भी आप डेट की बात करते हो, आपको ये बात समझना है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना। आपने जो भी एसेट बनाया है, वॉट एवर द एसेट यू हैव मेड सो फार, जो भी आपके एसेट है ना, आपके जो भी एसेट है, उस पर कोई असर नहीं होता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना। 1 मिनट। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता डेट के फॉर्म में। जब भी आप डेट्स के द्वारा पैसे उठाते हो, है ना, तो आपका ओनरशिप ट्रांसफर डेट में नहीं होता है। क्लियर है करके? ये बात समझ में आ गया आपको? दूसरा बात आपको समझना है कि जब भी डेट में आप मार्केट से डेट में पैसे रेज करते हो, इट इज ऑलवेज बोरोड फॉर द फिक्स ड्यूरेशन। एक समय सीमा के लिए आप पैसे लेते हो, है ना। इसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है ना। तो डेट का जो फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आप डेट इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो।
या तो वो आपका शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, या तो आपका वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, 1 मिनट, आई एम जस्ट फेसिंग लिटिल बिट डिफिकल्टी व्हाइल राइटिंग। या तो आपका वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, या तो आपका वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब उसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होगी। और या वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होगी। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की आप बात करेंगे तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। देयर मेनी एग्जांपल्स आर देयर फॉर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। चाहे रिपो हो गया, या आपका रिवर्स रिपो हो गया, है ना। रिपो हो गया, या आपका रिपो हो गया, या आपका रिवर्स रिपो हो गया, है ना। या आपका कमर्शियल पेपर हो गया। क्लियर है? या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, है ना। या कॉल नोटिस मनी हो गया, है ना। तो दे आर मेनी अदर फॉर्म्स आर देयर। तो जनरली जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो जनरली जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होता है। कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट। फाइनेंस में कूपन को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जनरली वो इंटरेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो आप याद रखना। और अगर थोड़ा और डीप में समझना है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो, दे आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या आप समझा सकते हो मुझे? यू कैन यूज कमेंट ऑप्शन, डू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। दे आर ऑलवेज इशूड एट ए डिस्काउंट। ठीक है। अगर वही मैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो वहां पे हम लोग जनरली वी गिव एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, है। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क बहुत मायने रखता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होती है, थोड़ा वो सब के बारे में जाननी पड़ेगी आपको। तो डेट क्या हो गया? डेट मतलब हो गया कि आप यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड देन यू विल पे बैक समवेयर इन द फ्यूचर, है ना। आप कुछ समय सीमा के लिए आप मार्केट से पैसे ले रहे हो और कुछ अंतराल के बाद आप वो पैसा लौटा दोगे, है ना। दूसरा चीज हो गया द अदर वे ऑफ रेजिंग फंड, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, है ना। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है डाइल्यूटिंग योर ओनरशिप इन द मार्केट, है ना। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी इज द फॉर्म ऑफ raising fund from the market. 1 मिनट। हाँ। तो अगर आप इक्विटी की बात करते हो तो व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज द फॉर्म ऑफ रेजिंग फंड। इक्विटी इज द फॉर्म ऑफ रेजिंग फंड्स from the market. Equity is the form of raising fund from the market by diluting द ओनरशिप, बाय डाइल्यूटिंग द ओनरशिप, है ना। आप अपना ओनरशिप या आपका जो भी एसेट, आपने अभी तक जो भी आपने आपका एसेट बनाया है, अगर उसको डाइल्यूट करके इफ यू आर ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट वे ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। समझ में आ रहा है? एंड वेन एवर यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट थ्रू इक्विटी, यू विल रेज मनी इन सम डिस्क्रीट यूनिट, है ना। आप कैसे रेज करेंगे सर? आपको इक्विटी के फॉर्म में अगर मार्केट से पैसे उठाना है, देन यू विल रेज मनी इन सम डिस्क्रीट यूनिट, है ना। व्हाट यू विल कॉल दैट डिस्क्रीट यूनिट? यू विल कॉल दैट डिस्क्रीट यूनिट एज शेयर। उसको शेयर कहा जाता है। शेयर क्या होती है सर? शेयर होती है पर यूनिट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, पर यूनिट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कंपनी की पर यूनिट ओनरशिप which they dilute at the time of public issue, is they dilute एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के समय अगर कंपनी अपनी ओनरशिप मार्केट में डाइल्यूट करती है तो जिस फॉर्म में यूज करेगी, जो डिस्क्रीट यूनिट होगा, उसको सर हम शेयर बोलते हैं, है ना। शेयर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। आपके शेयर या तो ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकते हैं, है ना। आपके शेयर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो जस्ट यूज द कमेंट ऑप्शन एंड डू लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, है ना। अगर आपको थोड़ा मार्केट के बारे में नॉलेज होगा
तो आप बेसिकली आप जानते होंगे ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को। अगर इन केस आप नहीं जानते हो तो आपको चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके पास, है ना। वी आर देयर टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, जस्ट यूज द कमेंट ऑप्शन एंड डू लेट अस नो। वी आर डेफिनेटली विल कम अप विद ए सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी तक? तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेजिंग के बारे में बात किया है। अभी तक मैंने बेसिक्स ऑन कैपिटल मार्केट के बारे में बात की, जहां पे मैंने ये बताया कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, जब भी किसी भी इंडिविजुअल की बात कीजिए या किसी गवर्नमेंट की बात कीजिए या किसी कंपनी की बात कीजिए, जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो ही और शी कैन रेज मनी आइदर थ्रू इक्विटी और बाय डेट। क्लियर है आप लोगों को? है ना। तो आप दो तरीके से मार्केट से पैसे उठा सकते हो। आप या तो इक्विटी को फॉलो कीजिए या तो आप डेट को फॉलो कीजिए। जब भी आप डेट को फॉलो करेंगे सर, आपको ये बात समझनी है करके, वेन एवर यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम द डेट, यू आर टेकिंग एन ऑब्लिगेशन। आप एक ऑब्लिगेशन ले रहे हो कि कल को आपको फायदा हो या नुकसान हो, आपने अगर डेट से पैसे उठाए हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? तो आपको ये बात समझनी है करके, जब भी आप इक्विटी से पैसे उठाते हो तो इक्विटी के ऊपर आप देते हो डिविडेंड, और डिविडेंड देना कोई कंपल्शन नहीं होता, है ना। कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर को, नहीं चाहे तो नहीं देगी, है ना। देयर इज नो कंपल्शन फॉर द कंपनी टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, बट देयर इज अ कंपल्शन टू पे इंटरेस्ट फॉर द क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो जिन्होंने आपके कंपनी में आपको उधार में पैसे दिए हैं, तो उनको तो आपको इंटरेस्ट देना है, चाहे आपका फायदा हो या नुकसान हो, है ना। तो इसलिए इसको फाइनेंशियल लेवरेज बोला जाता है ना। अगर थोड़ा मोटा मोटी हम फाइनेंस के लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं, है ना। डेट इज अ फाइनेंशियल लेवर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है ना। थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो मुझे लगता है आ तो जरूर रहा होगा। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा करके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप जब भी किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो कंपनी फॉलो डुअल एंटाइटी कॉन्सेप्ट, है ना। तो कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल है। तो आपने जो भी पैसे कंपनी में डालते हो वो चीज को आप कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देख सकते हो, है ना। वो इक्विटी कैपिटल नाम का एक सेक्शन आता है, वहां पे आप देख सकते हो कि आपने कितना पैसा डाला है कंपनी में। दैट कम्स अंडर द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन। आपने कंपनी पे पैसे डाला मतलब कंपनी एज एन इंडिविजुअल, है ना, दे हैव बोरोड मनी फ्रॉम यू, दे हैव टेकन मनी फ्रॉम यू। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ रही है? तो बेसिकली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, कैपिटल आप दो तरीके से रेज करेंगे सर, या तो इक्विटी से या तो डेट से। डेट का मतलब होता है जहां पे आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। इक्विटी का मतलब होता है जहां पे आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, है ना। जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू होता है वो हमेशा एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इश्यू होता है। वही जब मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, जब भी मार्केट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, वो, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जब भी मार्केट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, दे आर इशूड फॉर द इनफिनाइट टाइम पीरियड। इसलिए जनरली ना, आप जो ऑर्डिनरी शेयर की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर आप भूल जाओ, है ना। अगर आपको ज्यादा मार्केट को नहीं पता तो यू कैन इग्नोर प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी आप ऑर्डिनरी शेयर की बात करोगे तो ऑर्डिनरी शेयर को हम लोग बोलते हैं दे आर irredeemable इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। दे आर दे आर irredeemable, irredeemable स्पेलिंग गलत हो सकता है, irredeemable इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्यों? क्यों कभी मैच्योर नहीं होता सर। आप बात समझो करके, है ना। तो जब तक कंपनी एग्जिस्ट में रहेगी तब तक इसकी वैल्यू रहेगी। आप चाहो तो इसको किसी और को दे सकते हो वैसे, है ना। तो जब भी कंपनी कोई भी इशू करे, चाहे पब्लिक इशू या करे या प्राइवेट इशू करे, अगर इक्विटी के फॉर्म में अगर उन्होंने आपको अपनी ओनरशिप दी है, तो दैट विल डेफिनेटली हैव ए लाइफ टिल द टाइम द कंपनी डोंट गेट बैंकरप्ट। जब तक कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती है सर, तब तक कंपनी की लाइफ होती है, और जब तक कंपनी की लाइफ होगी इस इक्विटी की वैल्यू रहेगी, है ना। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई कोई पार्टनरशिप में कोई आदमी काम कर रहा हो, या कोई आदमी, और इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, इफ यू हैव सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड यू यू हैव कॉल्ड योरसेल्फ
एज अ प्राइवेट कंपनी में दो टाइप होते हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। प्लीज टेक योर ओन टाइम और थोड़ा पढ़िए उनके बारे में, लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। तो व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी? तो जब भी मैं किसी प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, एंड लाइक आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या एनी इंडिविजुअल, उस कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, दैट कंपनी वुड डेफिनेटली वुड रेज दैट मनी। कंपनी वो पैसा या तो डेट से रेज करेगी या तो इक्विटी से रेज करेगी। वही अगर वो कंपनी डेट से पैसे ज्यादा रेज करने लग जाएगी तो उसका डेट इक्विटी रेशियो सर बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो अगर बढ़ते हुए जा रहा है, आप उसके डेट इक्विटी रेशियो को उसके सेक्टर वाइज डेट इक्विटी रेशियो से कंपेयर कीजिए। उस सेक्टर जहां पे वो कंपनी बिलोंग करती है, उस सेक्टर का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो कितना है मोटा मोटी, या उसके कॉम्पिटिटर्स का डेट इक्विटी रेशियो कैसा है ऑन एवरेज बेसिस। तो अगर उस कंपनी, जिस कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हो, जैसे भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ कल से शुरू हो रहा है, तो अगर मान लो भारतीय हेक्साकॉम का डेट इक्विटी रेशियो 1.41 है, तो मुझे जानना है कि क्या ये कंसर्न फैक्टर है क्या? 1.41 मतलब ये तो बहुत ज्यादा है क्या? कि नहीं, ऐसा होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लगभग हर कंपनी का डेट इक्विटी ज्यादा ही होता है, तो आई शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑन दैट पार्ट। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं जाके भारतीय एयरटेल का डेट इक्विटी रेशियो देखूं, या जियो का डेट इक्विटी रेशियो देखूं, या वोडाफोन आइडिया का डेट इक्विटी रेशियो देखूं। तो अगर उनका भी डेट इक्विटी रेशियो लगभग 1.4 से के लगभग का है, तो देन आई शुड नॉट गेट पैनिक। अदरवाइज वाइज वर्सा, अगर मान लो टेलीकॉम सेक्टर का डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा नहीं है और मैं जिसमें निवेश करना चाहता हूँ उसका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, देन इट्स अ कंसर्न फैक्टर, आई बेटर पोस्टपोन, है ना, आई बेटर उस कंपनी को अभी के लिए कम से कम तो मैं निवेश ना करूँ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो कोई भी कंपनी होती है जिसमें अगर उनका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने लगता है, अगर आप देखते हो उसमें बढ़ा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो, आप थोड़ा उससे दूर रहिए, उससे परहेज रखिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है, आपको क्लियर हो रहा होगा वो चीजें, है ना? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि वाई यू शुड नॉट ट्रस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग टू मच डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना? यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते जिनके ऊपर ज्यादा डेट हो। ज्यादा डेट का मतलब सर ज्यादा क्रेडिट रिस्क, है ना, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा होगा, उतना क्रेडिट रिस्क ज्यादा होगा, उतना कम आपका क्रेडिट रेटिंग होगा। जितना कम क्रेडिट रेटिंग होगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, है ना? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कम होती जाएगी। क्लियर है? तो द अदर वे ऑफ रेजिंग मनी इज इक्विटी। दूसरा तरीका क्या है मार्केट में पैसा उठाने का? वो है इक्विटी। तो इक्विटी में आप क्या करते हैं, आप अपना ओनरशिप मार्केट में डाइल्यूट करते हैं। आप दूसरों को अपनी कंपनी का भागीदार बनाते हो, है ना? आप दूसरों को अपनी कंपनी का भागीदार बनाते हो। आपने देखा होगा शार्क टैंक में लोग आते हैं और अपना बिजनेस प्लान बताते हैं, है ना? और अगर शार्क टैंक के जजेस को उनके बिजनेस प्लान पसंद आते हैं, उनसे पे बैक पूछते हैं, है ना, उनका आईआईआर पूछते हैं, एनपीवी पूछते हैं, तो अगर उनका बिजनेस मॉडल उनको सही लगता है, तो देन दे इन्वेस्ट इन देम, है ना, बाय बाइंग द इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनरशिप, है ना? इक्विटी लेके, उनका इक्विटी बाई करके, दे विल ट्राई टू गेट इनटू द कंपनी। तो अगर आप किसी कंपनी में इक्विटी लेते हो, तो व्हाट रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, है ना? कल को कंपनी को जब भी फायदा होगा, कंपनी चाहेगी तो प्रॉफिट का एक भाग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको दे सकती है ना? और वो डिविडेंड देना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। If the company want, they will give you dividend. Otherwise, they will not give you dividend. So it's not a compulsion for the company to give you a dividend. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्लियर है ना आप लोगों को? तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने, जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से या किसी बैंक से या कोई हेज फंड कंपनी से, अगर वो अपना ओनरशिप डाइल्यूट करके और उनसे अगर वो प्राइवेटली मार्केट से पैसे उठाती है, तो उस चीज को बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है उसको? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इफ आई राइट इट डाउन, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, इफ दे लुकिंग फॉर फंड फ्रॉम द मार्केट, इफ दे लुकिंग फॉर फंड फ्रॉम द मार्केट, व्हाट दे कैन डू, दे कैन रेज मनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट।
यही प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना, यही प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप QIB के थ्रू करते हो, QIB का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, है ना, यही प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में होते हैं आपके बैंक्स होते हैं, है ना, आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, आपके हेज फंड कंपनीज होते हैं, आपके NBFCs होते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, DII और FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आप इनके द्वारा अगर आप मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश करते हो, है ना, थ्रो थ्रो देम, अगर आप इनसे पैसे उठाने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं QIP। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्लियर है, इसी को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जैसे इंडिया में कौन कौन से हैं, हमारे DII, हमारी कंट्री के जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका LIC हो गया, है ना, या आपका कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, HDFC लाइफ हो गया, कोई भी, है ना, कोई भी बड़ी बड़ी NBFC है ना, या बैंक है, SBI है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उन वो अगर आप में निवेश करते हैं, है ना, या कोई विदेश की कोई बड़ी बड़ी बैंक है, क्रेडिट स्विस है, गोल्डमैन सैक्स है, JP मॉर्गन चेज है, अगर वो आप में निवेश करते हैं, है ना, प्राइवेटली निवेश करते हैं, जहाँ पे आपका ओनरशिप पैटर्न नहीं बदलता, आप प्राइवेट कंपनी थे, आप प्राइवेट कंपनी ही रहोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। वही अगर कंपनी, अगर यही कंपनी प्राइवेटली ना रेस करके अगर वो पब्लिक से पैसे उठाने की कोशिश करे, एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसको फंड की जरूरत है, ठीक है, और वो फंड कैसे रेज कर रही है, वो फंड रेज करने की कोशिश कर रही है थ्रू इक्विटी, है ना, वो कंपनी, इफ द कंपनी इज ट्राइंग टू रेज मनी थ्रू इक्विटी, वो इक्विटी के द्वारा फंड रेज करने की कोशिश कर रही है ना, और जहां पे वो क्या टारगेट कर रही, पब्लिक को टारगेट कर रही है। पब्लिक को टारगेट करने का मतलब क्या हुआ, पब्लिक को टारगेट का मतलब ये हुआ, यू आर टारगेटिंग 50 और मोर देन 50 पीपल, यू आर टारगेटिंग 50 और मोर देन 50 पीपल, और यू आर टारगेटिंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम द मार्केट, है ना, देन ऑटोमेटिकली योर इशू, ऑटोमेटिकली आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं सर, इस चीज को कहा जाएगा सर पब्लिक इशू, है ना, पब्लिक से पैसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं सर, और ये सिर्फ और सिर्फ सर आपको डीमटेरियलाइज मोड में ही करना पड़ेगा सर, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डीमटेरियलाइज मोड में ही करना पड़ेगा। और ये करने के लिए सर आपको ना सर सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। सेबी कौन है, सेबी इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इन अवर कंट्री। सेबी कौन है, सेबी इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इन अवर कंट्री। So if SEBI gives you green signal, so then only you can do a public issue. तो SEBI के सामने आपको एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, है ना, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिश करना पड़ेगा, सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। अगर सेबी तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करेगी कि आप क्यों पैसे उठा रहे हो, इस पैसे का आप क्या करोगे, इस पैसे का पब्लिक का क्या भला हो सकता है, XYZ, द लॉट ऑफ क्वेश्चन सेबी ट्राई टू वांट आंसर फ्रॉम द कंपनी, और अगर सेबी को सही लगता है तो सेबी उस कंपनी को परमिशन दे देती है, देन दैट कंपनी कैन कम अप विद द पब्लिक इशू। पहली बात, कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू करती है तो सर उसको कहा जाता है IPO। उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब हुआ कि पहली बार आप पब्लिक को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। जब भी आप IPO करते हैं तो IPO आती है प्राइमरी मार्केट के अंदर। जब भी आप IPO करोगे, ये दिस विल कम अंडर प्राइमरी मार्केट, है ना, ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगी। तो आप IPO के द्वारा क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप IPO के द्वारा मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रहे हो, और उस पैसे के एवज में आप क्या दोगे, सामने वाले को आप अपनी कंपनी का ओनरशिप दोगे। तो आप जो अपनी कंपनी का ओनरशिप सामने वाले को दे रहे हो, इस ओनरशिप कभी एक्सपायर नहीं होगा सर। आपको समझना, डेट इंस्ट्रूमेंट की फिक्स मैच्योरिटी होती है, लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की सर कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, इसको इरिडेनेबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्योंकि इसकी कभी मैच्योरिटी नहीं होती है सर,
तो इस चीज को लिक्विड बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई इसको किसी और को बेच सके या कोई इसको और खरीद सके, या कंपनी और ज्यादा मार्केट में डाइल्यूट कर सके, या कंपनी को मन करे तो बाई बैक कर सके, कुछ भी कर सके, कंपनी और पब्लिक उस ओनरशिप के साथ कुछ भी कर सके इन द फॉर्म ऑफ शेयर। इसलिए एक बार किसी भी कंपनी का आईपीओ हो गया, देन विद इन 10 to 15 डेज, इट इज डेफिनेट टाइम पीरियड, कुछ समय के अंतराल ही उस कंपनी को अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है। they have to list themselves on the stock exchanges, है ना, they have to list themselves on the stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनको अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है। जैसे कल बजाज हेक्साकॉम का आईपीओ आ रहा है, 3 से 5 तारीख उनका आईपीओ चलेगा और 12 अप्रैल को उनकी लिस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो उनको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है। तो हमारी कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है बीएससी, दूसरा का नाम है एनएससी। बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर सर जो भी पब्लिक कंपनी है, जिन भी कंपनीज ने अपना आईपीओ कर दिया है, आज उनकी कंपनीज की ट्रेडिंग हो रही है ना। तो ट्रेडिंग जब होती है तो वो उनके प्राइस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के कारण उनके शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। आपको प्रिडिक्ट करना है, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक का दाम बढ़ेगा और अगर आप उसको खरीद लिया, उसका दाम बढ़ गया, तो आपको फायदा हो जाएगा, है ना। अगर उसका दाम नहीं बढ़ा तो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे हमारी कंट्री में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये कंपनीज जिन लोगों ने भी अपना आईपीओ कर दिया है, अब उनके शेयर वहां पे ट्रेड हो रहे हैं, है ना। उन कंपनी के शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं, उनकी वैल्यू को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? उनकी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो थ्रू एक फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या होता है सर फॉर्मूला? मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, है ना। एक शेयर का कितना दाम है इनटू नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इनटू कितने शेयर्स हैं आपके मार्केट में। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन आप किसी भी कंपनी को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, लार्ज कैप स्टॉक, है ना, मिड कैप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक। आप किसी भी कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक। ऐसी कंपनी जिनका मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, उनको स्मॉल कैप स्टॉक बोलते हैं। जिन भी कंपनी का मार्केट वैल्यू आपके 5,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है, वो हो गया आपके मिड कैप स्टॉक, है ना। जो जो कंपनी जिनका मार्केट वैल्यू, है ना, आपके 20,000 करोड़ से ज्यादा है, वो सब हो गए सर आपके लार्ज कैप स्टॉक्स। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एनएससी के वेबसाइट में लेके जाऊं, अगर मैं आपको एनएससी के वेबसाइट में लेके जाऊं, है ना, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो अगर मार्केट डेटा में गया और इंडाइसेस में गया, तो इंडाइसेस क्या होता है सर? ग्रुपिंग होती है। इन कंपनी को हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है सर। तो अगर आप एनएससी के वेबसाइट में जाके देखेंगे, तो आपको जो निफ्टी 50 दिख रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 दिख रहा है। नेक्स्ट निफ्टी 50 है शुरू के बेस्ट 50 कंपनियां। नेक्स्ट 50 हो गया 51 से 100 कंपनियां। तो जो निफ्टी 100 दिख रहा है सर, ये आपके लार्ज कैप स्टॉक है ना। फिर जो आपको निफ्टी 500 दिख रहा है, तो लगभग 100 के बाद 101 से लेकर 500 वाली जो कंपनी है, वो आपके मिड कैप स्टॉक, और 500 के नीचे वाली जो कंपनी है, वो आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो आपको दिख रहा होगा। तो इन कंपनी को आप उनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके इनके अंदर के स्टॉक जानने हैं, तो इस पर कृपया करके इस पर क्लिक करें, है ना। आपको सब पता चल जाएगा। आप बस स्टॉक्स देखिए, इसके अंदर कौन कौन से इनके स्टॉक्स आप देखिए। टाटा कंज्यूमर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बीपीसीएल है, बजाज ऑटो है, अदानी है, टाटा मोटर्स है, नेस्ले है, इंडस इंडिया बैंक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसबीआई है, एनटीपीसी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वैसे इन कंपनी को आप क्या कर सकते हो? आप उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देख सकते हो, या आप इन कंपनी को उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी उनको ग्रुपिंग कर सकते हो। इंडेक्स का मतलब होता है सर ग्रुपिंग करना। जितने भी बैंकिंग वाले हो गए उनको मैंने एक साथ कर दिया, जितने ऑटोमोबाइल वाले हो गए उनको मैंने एक साथ कर दिया,
जितने भी एफएमसीजी वाले हो गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उनको एक साथ कर दिया, आईटी वालों को एक साथ कर दिया, मीडिया वालों को एक साथ कर दिया, मेटल वालों को एक साथ कर दिया, फार्मा वाले को एक साथ कर दिया। तो मोटा मोटी ना हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं सर, रोज दिन जब मार्केट खुलता है, हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, जहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी या और निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या हो रहा है, उसके बाद हम जाके मिड कैप, स्मॉल कैप, हर इंडेक्स में देखते हैं कि ग्रीन है कि रेड है। फिर हम उनके सेक्टर्स में जाके देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर आज ग्रीन है सर। जैसे मीडिया देखिए आज बहुत अच्छा किया है, तो मीडिया ने बहुत अच्छा किया, तो मीडिया के अंदर जाऊंगा मैं। मीडिया के अंदर जाकर मैं देखूंगा मीडिया के अंदर कौन कौन से स्टॉक ने आज अच्छा किया है ना। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज पे क्लिक करूंगा, तो परसेंटेज पे चेंज पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे। तो सारे गामा सर आज लगभग 5.5% चढ़ा है। जी आपका 4.76 पड़ा है। तो जो जो कंपनी चढ़ रही है, तो आई ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। जो जो स्टॉक चढ़ रही है और मुझे लगता है कि और चढ़ सकती है, मैं उनको बाई करने की कोशिश करूंगा। जो जो स्टॉक्स गिर रहे हैं, मैं उनके ऊपर शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करूंगा। ट्राई शॉर्ट सेलिंग क्या है? अरे शॉर्ट सेलिंग क्या अभी, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? अरे चिंता क्यों करें, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आप चिंता मत कीजिए, आपको बस अगले वीडियो का वेट करना है और वहां पे हम संक्षेप में बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बाई करके सेल कर सकते हैं, या इंट्राडे जब आप करते हैं, इंट्राडे क्या होता है चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। जब आप इंट्राडे करते हैं तो वहां पे आप पहले सेल करके उसको बाद में भी बाई कर सकते हैं, है ना। उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो वो सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूँ यहाँ पे, आप भी यहीं पे है, फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे है। हम जरूर बात करेंगे उसके बारे में और सीखेंगे उसके बारे में। तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपसे बात की है वो आपको समझ में आ रही होगी करके। भले 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 मैं अगर आपका थोड़ा ज्यादा समय भी ले रहा हूँ, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट पार्ट। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इससे कुछ सीख के बाहर आए, है ना। और आप अपना कमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जान सकते हैं, या आप हमको आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो या सेशन कैसा लगा। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक जो भी बात की आपको समझ में आया होगा। तो क्या मैं सेशन को एंड कर सकता हूँ? तो आई बिलीव आप जरूर अब खुशी खुशी बोल रहे होगे, हाँ सर खत्म कर दो। तो ठीक है, आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, आई सी यू ऑल in the next class. Thank you everyone. God bless you.